ग्रेविटेशन वर्ड, पहला चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1। तो पहला चैप्टर क्या है? ग्रेविटेशन। दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तीसरा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से बोर्ड में 5 मार्क्स का टोटल पूछेगा, 3 कम से कम 3 मार्क्स का लिखना है, तो 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। सेकेंड चैप्टर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है 6 मार्क्स का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये भी 6 मार्क्स का। ये सबका वेटेज पता रहना चाहिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स। तो अभी ये मैं 4 लगातार तुम लोगों का लेने वाला हूं पार्ट फर्स्ट से। तो ग्रेविटेशन का मतलब, तो इस चैप्टर के बारे में पहले समझ लो कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला आया ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है या पार्टिकल है, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। यहां तक कि तुम जहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं, तो तुम्हारे और मेरे बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। What are the effects of a force acting on an object? What types of force are you familiar? What do you know about the gravitational force? तो देखो, फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। May bring a moving object to rest. कोई चीज मूव कर रहा है तो वो अस्थिर हो सकता है फोर्स की वजह से। उसके स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर अस्थिर है, स्टेशनरी है, तो वो मोशन में आ सकता है। कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है फोर्स। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, कौन कौन सा फोर्स कहता है कि हम जानते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मस्कुलर। फ्रिक्शनल फोर्स, कोई चीज घर्षण जो होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी जब हम किसी चीज को रब करते हैं तो उसके बीच में जो फोर्स आ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स समझते हो, न्यूक्लियर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट तुम सोच सकते हो, such that the force depends on product of masses of the object and the distance between them. तो gravitational force क्या हुआ? इतना भी लिख सकते हो कि the force of attraction between any two bodies in the universe, ये भी हुआ gravitational force। फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन एक तुम लोग को 9th का एक पूछा है, what are the न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या है 9th में तुम लोग को ये है, पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। मैं एक्सप्लेन केवल कर देता हूं, लर्न करना आप लोगों का काम, नोटबुक में लिख लीजिए। अभी ये पेन अस्थिर है, ये अस्थिर ही रहेगा जब तक कोई इस पर ये बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये अगर समझो एक स्पीड से जा रहा है और इसमें मैं ज्यादा स्पीड डाल दिया, फोर्स डाला, तो जो इसमें मोमेंटम हुआ उसमें जो चेंजेज हुआ कहता है वो प्रोपोर्शनल किसका होगा? फोर्स का। जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना उसका मोमेंटम बढ़ेगा। और चेंज ऑफ मोमेंटम किधर होगा? जिधर फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट। अगर हम इस टेबल को, अगर मैं इस बुक के ऊपर जितनी जोर से मारूंगा उतना ही जोर से बुक मेरे ऊपर लगाता है, या बॉल को जितने नीचे जोर से जमीन पर पटकते हैं उतना ही जोर से ऊपर की ओर आता है। यानी बॉल जमीन को किया और जमीन, अर्थ जो है वो बॉल को मारा। तो इसके कहते हैं कि अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, देख के पॉज करके लिख लेना। हम लोग जानते हैं ये ग्रेविटेशन वर्ड किसने लाया? सर आइजैक न्यूटन ने। उनके दिमाग में ये बात कैसे आया? कैसे कोई आदमी एक कॉन्सेप्ट से कितना आगे और महान बन जाता है। उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो जमीन की तरफ गिर रहा है, लेकिन ये मून
जो है वो क्यों नहीं गिरा? तो जरूर ये अर्थ जो है एक फोर्स लगाता है। तो एप्पल तो आ गया, फिर उनके दिमाग में गया कि ये मून क्यों नहीं इसके ऊपर गिरा? तो मून में सर्कुलर मोशन है। अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है तो वो घूमते रहेगा, लेकिन वो अर्थ फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। मून भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ना ये मून इधर आ पा रहा है और ना अर्थ उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एप्पल इधर आ गया। ये कौन फोर्स से आया एप्पल इधर? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अभी हम लोग सर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। ये बॉर्न हुए थे 1642 में और 1727 में ऑफ हुए। ग्रेट साइंटिस्ट। ही वाज बॉर्न इन इंग्लैंड के थे। उन्होंने 3 लॉ उनका फेमस है, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन अभी तीनों देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में पढ़े हो और आगे भी इसका काम है, एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। वो जिस बुक में लिखे थे उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। तो ये बुक तुमको तीनों ये किस बुक में था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको कोई पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। प्लेनेटरी मोशन के बारे में इनसे बिफोर दिस बुक आने से पहले केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया। तो वो हम लोग केपलर्स मोशन आगे पढ़ने वाले हैं। आइजैक न्यूटन किस किस फील्ड में काम किए? तो उन्होंने किया लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। तो ये उनका फील्ड के बारे में एक्टिविटी में डाल सकता है कि उनके सेवरल एरिया के बारे में बताओ। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि मैथमेटिक्स में जब 11th में जाओगे तो पढ़ोगे कैलकुलस, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है और पार्ट मेंसुरेशन है, तो वैसे ही एक कैलकुलस होता है। तो 10th तक में ये कैलकुलस तुम लोग नहीं पढ़ने वाले हो। तो ये कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ये कॉन्सेप्ट लाने वाले सर आइजैक न्यूटन ही है। उनके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले सबसे पहला साइंटिस्ट हो गया। उनके बारे में इतनी बातें। अगर कहो कि 1727 में वो ऑफ हो गए, तो आज से कितने दिन पहले ऑफ हुए? 300 वर्ष लगभग पहले ऑफ हो गए, लेकिन उनका प्रिंसिपल आज भी काम आ रहा है। तो आज 300 वर्ष पहले वो इतने बड़े काम कर गए। आज की इतने टेक्नोलॉजी में हम लोग को तो और आगे बढ़ना चाहिए। एज ए स्टूडेंट तुम लोग आगे बढ़ो, ये मेरा तुम लोगों से इच्छा है, और बढ़ोगे। यहां 2 वर्ड समझ लो, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर, ऑर्बिट पर घूम रहा है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। देखो ये पत्थर बांध के रस्सी में घुमा रहा है, ये हुआ सर्कुलर मोशन। अब एक वर्ड आया सेंट्रीपिटल फोर्स। जब रस्सी से इस पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो रस्सी क्या करता है? रस्सी का फोर्स उस पत्थर को अपनी ओर खींच रहा है, और पत्थर स्टोन जो है वो किधर दूर की ओर भागना चाहता है। तो ये जो फोर्स सेंटर की ओर आ रहा है, इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डबल क्लिक किया हूं, कट टू कट लर्न कर लेना। ए फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में कहते हैं अभिसारी बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ लगे। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि जो केपलर की बात हुआ, तो केपलर के बारे में। केपलर ने के लॉ को प्लेनेटरी मोशन भी कहते हैं। क्यों? ये प्लेनेट को ऑब्जर्वेशन करते थे और उससे उन्होंने रूल्स लाया। तो इनके लॉ को क्या कहा जाता है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो प्लेनेटरी मोशन। एक इस ड्राइंग को, फिगर को समझ लो। ये क्या दिख रहा है तुमको? कोन दिख रहा है। तो जैसे हम लोग आइसक्रीम का खाते हैं, तो अगर उसे कट करो तो ऐसा शेप बनेगा, बिल्कुल सर्कल के जैसा नहीं बनेगा। ऐसे शेप को क्या कहते हैं? एलिप्स। अब इस एलिप्स में 2 फोकी, जैसे सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर, लेकिन ऐसे एलिप्स में 2 होगा, तो इसे क्या कहेंगे? फोकी बोलेंगे, फोकी। अब यहां इस पाथ पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो,
लिए इसको दोनों फोकस से कहीं भी पॉइंट लो, दोनों फोकस से उसे कनेक्ट करो। तो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि ये एक ड्राइंग दे दिया और पूछेगा AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू, ये प्लस ये का जो वैल्यू होगा वही इसका और इसका वैल्यू होगा, वही CF1 प्लस CF2 होगा। बस ये इतना आराम से जाएगा दिमाग में, AF1 प्लस AF2, BF1 प्लस BF2। अब आया केपलर्स का लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन बोले, कट टू कट लर्न कर लो। केपलर्स का तीनों लॉ अभी 2020 में के एग्जाम में ये तीनों लॉ पूछा। ये बता रहा है ये आकाश है और ये सन है और ये अर्थ है। कोई भी प्लेनेट हो सकता है, नॉट ओनली अर्थ। तो सन के चारों तरफ इस एक्लिप्स पाथ में घूम रहा है। तो पहला लॉ वो क्या बताए केपलर का, ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट, ये ऑर्बिट है, इज एन एलिप्स। बस ऑर्बिट कैसा है तो एलिप्स है। प्लेनेट का सन के साथ, सन से जो वो ऑर्बिट बनाता है वो एलिप्स है। तो द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन फोकी। दूसरा क्या बता रहा है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट हुआ। केपलर सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग, अब ये सन से और प्लेनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन करो। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया। अभी इसको स्वीप करना मतलब क्या हुआ, ये जो ऐसे ऐसे चला इसको कहते हैं स्वीप करना। तो ये स्वीप किया, ऐसा स्वीप किया तो इतना एरिया समझो हुआ। एक मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगा, ऐसे 24 घंटा लगता है तो ये 1 घंटा में, तो 1 घंटा में ये एरिया बना। और समझो A से B और C से D ये भी 1 घंटा में इतना दूर गया। तो ऐसा एक ट्रेंगुलर जैसा शेप बनता है आकाश में, एक इमेजिनेशन कर लो। तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। अगर ये भी 1 घंटा में इतना ही दूर गया है तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है तो ये एरिया बराबर होगा। इसमें यही बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, टाइम। तो ये T, तो समझो ये टाइम है तो T हुआ। कहता है इसका स्क्वायर अराउंड द सन के तरफ घूम रहा है। ये जो टाइमिंग है इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब यहां से यहां जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, समझो x है और y कोई दो चीज है, जैसे ये नंबर ऑफ बुक है ये और ये उसका प्राइस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बुक की संख्या बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या पैसा ज्यादा लेंगे तो सामान ज्यादा, ऐसे कहते हैं डायरेक्टली। और इनवर्सली किसको बोलते हैं, अगर अपोजिट रहे तो x वेरिएज 1/y, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहां क्या बोला, T स्क्वायर वेरिएज R3, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर R3। समझ गया इसको। अब कोई भी T स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3। अब अगर इसको इक्वल में करते हैं तो एक कांस्टेंट स्थिरांक लेना पड़ता है, तो K दिए, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, T स्क्वायर बाय R3, ये हो गया। तो यही चीज यहां, और ये किसी भी ये जो पाथ में घूमता है तो जितना भी चीज है, कोई भी चीज उसका जब भी हम निकालेंगे, कोई भी प्लेनेट कहीं घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो उसका जो निकालेंगे टाइम पीरियड, तो ये सब का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए कांस्टेंट कहलाएगा। तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन। तीनों को कट टू कट लर्न कर लेना। ओके।